नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में जमीन दस्तावेज सुधार की बढ़ी अंतिम तारीख। गांव-गांव में कैंप लगाकर लिए जा रहे हैं आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है उपलब्ध। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम देगी पटना मेट्रो को मंजूरी। 16 और 17 सितंबर को होगी सुरक्षा की जांच। ओके रिपोर्ट मिलने पर उद्घाटन की तारीख होगी तय। राजगीर में पैरा ओलंपिक का होगा आयोजन। 15 दिसंबर को चैंपियनशिप का होगा आगाज। 18 वर्ष तक के खिलाड़ी लेंगे भाग। बिहार चुनाव 2025 में वाहनों का मुआवजा हुआ तय। 2024 लोकसभा चुनाव की मुआवजा दरें ही रहेंगी लागू। वाहन मालिकों को प्रतिदिन निश्चित राशि के साथ मिलेगा ईंधन। कलाकारों ने हिंदी भाषा के महत्व पर डाला प्रकाश। कहा, हिंदी ने दिलाया उन्हें गौरव और सम्मान। युवा पीढ़ी को भी इससे जुड़ने के लिए करते हैं प्रेरित। पीएम मोदी आज करेंगे हाईटेक पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। कोलकाता के बाद होगा ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 2800 मीटर लंबा होगा रनवे। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी। एशिया कप में दूसरी जीत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई में 122 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए करे आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक ने मैनेजर पदों के लिए 122 सीधी भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in या sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है। इसके साथ ही MBA फाइनेंस, MMS फाइनेंस, PGDBA, PGDBM, CFA, CA या फिर ICWA जैसी डिग्री और कम से कम 3 साल का कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट अनुभव जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को 85,920 से 1,05,280 रुपए मासिक वेतन और 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य व OBC के लिए 750 रुपए, SC ST दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। पीएम मोदी आज करेंगे हाईटेक पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 2800 मीटर लंबे रनवे पर एयरबस और बोइंग जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। 46 करोड़ की लागत से बने 4000 स्क्वायर मीटर के टर्मिनल में 300 यात्रियों की क्षमता है। एयरपोर्ट में हाईटेक सुविधाएं, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एरो ब्रिज और पार्किंग शामिल है। 69 एकड़ जमीन पर बने इस एयरपोर्ट को भविष्य में 500 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित किया जाएगा। वहीं आज 15 सितंबर को पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। नालंदा के 39 पर्यटन स्थलों का होगा विकास। नालंदा जिला आज पर्यटन के नए दौर से गुजर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर से लेकर राजगीर के जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज तक ने इसे साल भर पर्यटकों का केंद्र बना दिया है। जनवरी से लेकर जून 2025 में 24 लाख देशी और 57,000 विदेशी पर्यटक आए हैं। विश्व शांति स्तूप पर रोजाना 5,000 लोग पहुंचते हैं। पर्यटन से स्थानीय 75% आबादी को रोजगार मिल रहा है। प्रशासन ने 39 स्थलों को A, B और C ग्रेड में बांटकर विकास की योजना बनाई है। भीड़ को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग और खेल आयोजनों पर भी काम हो रहा है। बिहार में जमीन दस्तावेज सुधार की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार में जमीन के कागजात में गड़बड़ी अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण रही है, खासकर पंजी 2 जमाबंदी रजिस्टर में नाम, खाता या खसरा गलत दर्ज होने पर। इसे सुधारने के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग ने राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गाँव-गाँव कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बार बार दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे दस्तावेज सुधारना आसान हुआ है और भविष्य में जमीन विवाद कम होंगे। पश्चिम बंगाल में भी बिहार वासियों को मिलेगी छठ की छुट्टी। छठ महापर्व को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में 2 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है, जिससे बिहार झारखंड से जुड़े हिंदी भाषी समुदाय में खुशी की लहर है। हिंदी दिवस पर ममता ने कहा कि वे सभी भाषाओं का सम्मान करती हैं और 2011 से हिंदी सहित कई भाषाओं को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं। बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। माना जा रहा है कि छठ पर छुट्टी का ये फैसला ममता का चुनावी मास्टर स्ट्रोक है, जिससे हिंदी भाषी वोट बैंक को साधा जा सके।
कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम देगी पटना मेट्रो को मंजूरी। पटना मेट्रो का उद्घाटन कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम की मंजूरी के बाद होगा। 16 और 17 सितंबर को सुरक्षा जांच की जाएगी, जहां तकनीकी मानकों और यात्री सुविधाओं का मूल्यांकन होगा। ओके रिपोर्ट मिलने पर उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी। अभी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक 4.50 किलोमीटर में परिचालन की तैयारी है। सुबह 8 से रात 10 बजे तक सेवा चलेगी और एक फेरा 20 मिनट में पूरा होगा। डिपो ट्रैक, विद्युत प्रणाली, सिस्टम इंटीग्रेशन और डायनेमिक ट्रायल पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष तकनीकी परीक्षण जारी है। टीआरई 4 भर्ती को लेकर छात्र नेता ने किया 19 सितंबर को आंदोलन का ऐलान। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 19 सितंबर को पटना में महान आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। 9 सितंबर को हुए प्रदर्शन में 25 से 30 हजार अभ्यर्थी जुटे थे, जहां पुलिस और छात्रों में टकराव हुआ, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र नेता दिलीप का आरोप है कि आंदोलनकारियों को अपराधियों जैसा ट्रीट किया गया और एफआईआर की धमकी भी दी गई। उन्होंने छात्रों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। 1575 बर्खास्त संविदा कर्मियों ने अपील के लिए किया आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए अपील दर्ज कराने की पहल की है। विभाग ने अपील के लिए ईमेल appeal@dlrs@gmail.com जारी किया, जिस पर अब तक 1575 कर्मियों ने पुनर्बहाली हेतु आवेदन किया है। इनमें से 235 अपीलों को स्वीकृति मिल चुकी है। पहले ही 3321 संविदा कर्मी हड़ताल छोड़कर कार्य पर लौट चुके हैं। सरकार ने इच्छुक कर्मियों को सीधे कार्यालय आकर या ऑनलाइन अपील दर्ज कराने का विकल्प दिया है। विभाग का कहना है कि यह पहल सकारात्मक असर दिखा रही है और हर दिन काम पर लौटने वाले कर्मियों की संख्या बढ़ रही है। राजगीर में पैरा ओलंपिक का होगा आयोजन। बिहार के ऐतिहासिक राजगीर शहर में 15 दिसंबर को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप 2025 आयोजित होगी। समाज कल्याण विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली ये प्रतियोगिता दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देगी। इसमें 18 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। पैरा एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 व 800 मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस, जैवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप और क्लब थ्रो होंगे, जबकि पैरा बैडमिंटन में पुरुष व महिला सिंगल से प्रतियोगिता होगी। नालंदा और नवादा जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकेंगे। कलाकारों ने हिंदी भाषा के महत्व पर डाला प्रकाश। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कार और अभिव्यक्ति की धड़कन है। दिग्गजों जैसे अनुराग कश्यप, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी ने हिंदी को अपनी सफलता और आत्मविश्वास का आधार बनाया। उन्होंने बताया कि हिंदी ने उन्हें गौरव, सम्मान और सहजता दी, जबकि कभी कभी हिंदी बोलने वालों को हीनता का सामना भी करना पड़ता है। हिंदी मीडियम ने उनकी सोच, संवेदनशीलता और कला को संवारने में भी मदद की। ये सभी हिंदी की लय, समृद्ध शब्दावली और देवनागरी लिपि में उसकी आत्मा को बनाए रखने का संदेश देते हैं और युवा पीढ़ी को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज है आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आज यानी कि 15 सितंबर 2025 है और खबर लिखे जाने तक तारीख बढ़ने को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई थी। सभी टैक्स पेयर्स को आज अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है, वरना धारा 234F के तहत 5 लाख रुपए से अधिक आय वालों पर 5,000 रुपए और 5 लाख से कम आय वालों पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। देरी से रिटर्न फाइल करने पर 1% मंथली इंटरेस्ट, रिफंड में देरी और गलत जानकारी देने पर जेल जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल हो सकता है, लेकिन पेनल्टी और प्रतिबंध लागू रहेंगे। बिहार चुनाव 2025 में वाहनों का मुआवजा हुआ तय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अधिग्रहित वाहनों का दैनिक मुआवजा तय कर दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की मुआवजा दरें ही लागू रहेंगी। इस बार पहली बार सीएनजी बस, सीएनजी 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों को भी अधिग्रहित सूची में शामिल किया गया है। वाहन मालिकों को प्रतिदिन निश्चित राशि के साथ ईंधन भी दिया जाएगा, जो वाहन के प्रकार और ईंधन क्षमता पर आधारित है। इनोवा, बस, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऑटो, मोटरसाइकिल, कंटेनर, मिनी ट्रक आदि सभी के अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। ईंधन और मुआवजा कमेटी द्वारा अनुमोदित है। इन लक्षणों से करें आनुवंशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पहचान।
बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मुख्यतः बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, जिससे शारीरिक गतिविधियों और काम करने की क्षमता में कमी आती है। समय के साथ सांस लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है और अंततः रोग मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर कोई ऐसे लक्षण देखे जाए तो तुरंत जिला स्वास्थ्य समिति के जिला समन्वयक या RBS के संपर्क करें। निःशुल्क परामर्श और शिकायत के लिए 104 पर कॉल कर सकते हैं। रोग की पहचान एवं प्रमाणीकरण के लिए बिहार के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभाग से संपर्क आवश्यक है। पटना में भाजपा कार्यालय क्षेत्र में धारा 163 लागू। पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। पहले से लागू धारा 144 को बदलकर अब धारा 163 लागू किया गया है और क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन वर्जित है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन और भीड़भाड़ के कारण यातायात बाधित हो रहा था। कई मामलों में FIR दर्ज कर जांच जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राजधानी सहित 30 जिलों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और कटिहार में भारी वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री घट सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार और झारखंड के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण से प्रदेश में मौसम सक्रिय है। विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ बिजली खंभों से दूर रहने और किसानों को खेतों में काम रोकने की सलाह दी है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव और वज्रपात से नुकसान की आशंका है। ताजा जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपडेट लेने की अपील की गई है। बेतिया पुलिस का विशेष अभियान, 145 लीटर शराब बरामद। बेतिया पुलिस ने पिछले 24 घंटों में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शराबबंदी कानून के तहत 9 गिरफ्तारियों में 145 लीटर देशी विदेशी शराब और 340 ml स्पिरिट जब्त किया गया। एक व्यक्ति वारंट के तहत गिरफ्तार हुआ और 5 लंबित वारंट निपटाए गए। वाहन चेकिंग अभियान में नियम तोड़ने वालों से 52,000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है और जिले में सख्ती का संदेश दिया। जाने विदेशों से कितनी मात्रा में चॉकलेट लाना है वैध। विदेश से चॉकलेट लाने के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकतम 5 किलो चॉकलेट लाना मान्य है, जिसकी कीमत 5,000 से 10,000 रुपए तक हो सकती है। इससे अधिक मात्रा या कीमत होने पर कस्टम अधिकारी इसे व्यावसायिक उपयोग मान सकते हैं और टैक्स वसूली या पूछताछ भी कर सकते हैं। यात्रा से पहले गाइडलाइंस पढ़ना, डिक्लेरेशन फॉर्म सही भरना और कस्टम को सही जानकारी देना सुरक्षित रहता है। नियमों की अनदेखी पर सामान जब्त, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग का फर्क तय करता है कि आपका सामान गिफ्ट होगा या तस्करी माना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या पर मांझी ने की टिप्पणी। MSME मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिलना चाहिए और इसी आधार पर चुनाव में सीटें दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिए गए कैबिनेट फैसलों को लागू करने की मांग की और लालू परिवार को बिहार की कमजोर तबके की बदहाली का जिम्मेदार बताया। मोदी को नीतीश का भगवान बताया और अपने बेटे संतोष सुमन को CM पद के योग्य माना। मांझी ने कहा कि अब उनकी उम्र 81 साल, हर पार्टी को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। सीटों की संख्या पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। 28 सितंबर को होगा प्रियंका गांधी का दूसरा बिहार दौरा। लोकसभा में राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी 28 सितंबर को बिहार दौरे पर आएंगे और 2 सभाओं को संबोधित करेंगी। महागठबंधन के अन्य नेता भी इसमें शामिल होंगे। हाल ही में वे राहुल के साथ वोटर यात्रा में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार और बिहार की NDA सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। उधर तेजस्वी यादव 16 से 20 सितंबर तक जहानाबाद से वैशाली तक बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों पर जनसमर्थन जुटाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, एशिया कप में दूसरी जीत। भारत ने 2025 एशिया कप में दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए, जिसमें भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने 3 अहम विकेट झटके।
जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में तेज 31 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 31 गेंदों पर 31 रन जोड़े। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी निभाते हुए 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाकर टीम को 15.5 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस जीत से भारत सेमीफाइनल की दौड़ में और मजबूत हो गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। 1876 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये भारतीय उपन्यासकार है। 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। 1915 में लांस नायक करम सिंह का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक थे। 1958 में रोमियो जेम्स का जन्म हुआ था। ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। 1987 में सोनलबेन पटेल का जन्म हुआ था। ये भारत के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और आज के दिन अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। स्क्रैप पॉलिसी से 70 लाख नौकरियां होंगी सृजित। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के लगभग 97 लाख पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बदलने से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व मिलेगा और करीब 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अब तक 3 लाख वाहन कबाड़ घोषित किए जा चुके हैं। नितिन गडकरी ने निजी वाहन कंपनियों से अपील की कि स्क्रैप प्रमाण पत्र लाने वालों को नए वाहन पर 5% की छूट दे। स्क्रैप पॉलिसी से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के लिए एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और सड़क सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। गडकरी ने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में भारत वैश्विक वाहन उद्योग में अग्रणी बनेगा। त्योहारी सीजन से पहले सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। बिहार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई है, जिससे आम ग्राहकों के बजट पर असर पड़ रहा है। त्योहारी और शादी के सीजन से पहले खरीदारी बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल मार्केट में हलचल और चीन, रूस जैसे देशों की भारी खरीद, साथ ही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण गोल्ड निवेश में तेजी आ रही है। पटना सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,10,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 22 कैरेट सोना 1,02,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 84,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी 1,29,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट गहने 99,600 रुपए, 18 कैरेट के गहने 81,600 रुपए और चांदी 124 से 122 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंचा है। खगड़िया के आलोक राज की फिल्म यूएस फिल्म फेस्टिवल में हुई चयनित। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के अगवानी गांव के निवासी आलोक राज चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रंगकर्मी की फिल्म सूरजमुखी अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई है। ये फिल्म कंट्री रोड्स फिल्म्स के बैनर तले सुमित सिन्हा के निर्देशन में बनी है और सामाजिक सरोकारों व मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। इस फिल्म में खगड़िया के आलोक राज और मिथिलेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिथिलेश ने एनएसडी वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की है। आलोक की पिछली शॉर्ट फिल्म 1.5 मिनट भी राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई थी। क्षेत्रवासियों ने दोनों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। तेज प्रताप यादव की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। तेज प्रताप ने कहा कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना नहीं बल्कि जनता ही मुख्यमंत्री है। उन्होंने बिहार गठबंधन नामक नए मोर्चे की भी घोषणा की और भावनात्मक राजनीति करते हुए मां पर राजनीति न करने की बात कही। हालांकि इस बार उनके सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि पारिवारिक समर्थन और राजद की मदद नहीं मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी सारनाथ, सी गया जी या फिर डी नालंदा। इसका सही जवाब है ए राजगृह। हमारा दूसरा सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए वासुपूज्य, बी वर्धमान महावीर, सी चंद्रप्रभ या फिर डी सुविधि। इसका सही जवाब है बी वर्धमान महावीर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का कौन सा शहर ब्रिटिश काल के सबसे पुराने कृषि महाविद्यालयों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है? ए नालंदा, बी बिहटा, सी सबौर या फिर डी राजगीर। इसका सही जवाब है सी सबौर।
हमारा चौथा सवाल है, पहली मगही भाषा की फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? ए 2001, बी 1961, सी 1988 या फिर डी 1996? इसका सही जवाब है बी 1961। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में इनमें से किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? ए अल्बानिया, बी जापान, सी फ्रांस या फिर डी दुबई? इसका सही जवाब है ए अल्बानिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं विजय घायल, रंजय तिवारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, सुमेर यादव, मिथुन कुमार, सिकंदर कुमार, कन्हैया कुमार, सोनू राज, चंदन कुमार, राजीव कुमार, मनोज दास, परवेज अंसारी, नेहा कुमारी, प्रदीप पंडित, पल्लवी प्रिया, पप्पू चौधरी, सुबोध प्रसाद, मुरली पासवान, सुमन कुमार मिश्रा, बबलू कुमार, रंजीत मिश्रा, शिव शक्ति, मुनेश्वर मंडल, आलोक प्रियदर्शी और पंकज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव में क्या असर डाल सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।